तो सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं? सबसे पहले सीख रहे हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालेंगे। देख लिया हमें हमें सब कुछ निकालना है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, उस पर मैं कोई बार बार डिस्कशन नहीं कर रहा, सारी डिस्कशन इनडायरेक्ट मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो रही है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, स्टेप 1 सबसे पहले निकलता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो चलो पहले मैं आपको इसको भी ब्रेक करके दिखा देता हूं कि हम क्या निकाल रहे हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें हम पहले क्या निकालना सीखेंगे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, सबसे पहले ये निकालना सीखेंगे। फिर निकालना सीखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम निकालना सीखेंगे कैश जनरेटेड। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर लास्ट में जाके निकलेगा क्या? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये नेगेटिव होता है तो इसको बोलते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग को 4 पार्ट्स में ब्रेक करके हम सीखेंगे, एक एक करके आराम आराम से। तो पहले हम क्या निकालना सीखेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो अभी हमारा सारा फोकस ही, अब मैं कह रहा हूं ना, मेरे लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। कॉन्सेंट्रेशन का रूल क्या कहता है? जो पढ़ रहे हो सिर्फ वही एग्जिस्ट करता है। तो मेरे लिए बस ये निकालना मेरा एजेंडा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकालते हैं। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये सोचो कि अगर आप पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट एक साथ अपने कंधे पे लेके चलोगे तो धड़ाम से गिर जाओगे। मैं कह रहा हूँ 1 लाइन आइटम एट अ टाइम। मैं तो पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को भी एक साथ नहीं देख रहा। मैं कह रहा हूँ ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट में से ब्रेक कर दिया हमने, हम सिर्फ ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं। अब ऑपरेटिंग को ब्रेक कर दिया हमने, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब स्टार्टिंग कैसे होगी? हमारे सामने क्या होगा? या तो हमारे सामने होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या होगी बैलेंस शीट, या होंगी दोनों। तो अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है तो आपके सामने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो दिख रहा है, लास्ट आइटम वही होता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या क्या हुआ है? एक्सपेंसेस सारे माइनस हो चुके हैं, टैक्स माइनस हो चुका है। तो अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, तो टैक्स रिवर्सल्स ही बचे हैं बस। क्योंकि अभी कोई अप्रोप्रिएशंस हुई नहीं है। क्योंकि अभी कोई अप्रोप्रिएशंस हुई नहीं है। अप्रोप्रिएशंस लाइक प्रपोज्ड डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सब कहाँ होती हैं? ये सब बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर। जब प्रॉफिट वहां ट्रांसफर होता है ना, वहां से होती हैं सारी अप्रोप्रिएशंस। तो हमें बड़े ध्यान से देखना होगा क्वेश्चन कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। बैलेंस शीट है तो 2 सालों का हमें क्या दे रखा होगा? रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो तो होता है सरप्लस। बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ रहा होता है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो होता है करंट ईयर का सरप्लस। ठीक है ना? तो वो पिछले साल का अगर बैलेंस था 10 करोड़ और इस साल का बैलेंस है 11 करोड़, तो इस साल का एडिशन टू सरप्लस कितना रहा होगा? 1 करोड़। तो 2 साल का कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस साल का प्रॉफिट क्या रहा होगा। बैलेंस शीट से ऐसे निकल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में उसी साल का फिगर डायरेक्टली गिवन है। पॉइंट पहले ये ध्यान रखना होगा कि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर से काम कर रहे हैं या बैलेंस शीट के फिगर से। क्योंकि नेट प्रॉफिट से कर रहे हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होगी, सरप्लस से कर रहे हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी अलग होगी। तो ध्यान से देखेंगे 99% केसेस में आप सरप्लस के साथ ही कर रहे होंगे। तो ध्यान से देखेंगे पहला स्टेप ही क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। कि टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, टैक्स से पहले क्या था मेरा प्रॉफिट? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स
एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपके नेचुरल डिजास्टर्स, इंश्योरेंस क्लेम्स, वो सब। Determining the net profit before tax and extraordinary items is the starting point of cash flow statement or the starting point for calculating cash from operating activities. Starting point यही है, net profit before tax and extraordinary items. But वो भी given नहीं होता, वो calculate करना होता है. तो आप उसको वर्किंग नोट में भी दिखा के कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि देखा था अभी पूरे फॉर्मेट में, और वो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट भी हो सकता है. दोनों ऑप्शन है, टेक्निकली करेक्ट होता है वर्किंग नोट में उसको कैलकुलेट करके दिखाना, कन्वीनियंस से एक, दोनों ऑप्शंस अलाउड. सो हमें ध्यान क्या देना है, इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखी है, बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, एड extraordinary items debited as expenses to the statement of profit and loss. आपके पास है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसका फाइनल फिगर होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. मुझे चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे हो, आपको चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स. टैक्स एड बैक कर दो, जो सेल्फ प्रोविजन क्रिएट करा है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स एड बैक हो जाएगा. क्यों, अभी एक एक करके सारे आइटम्स डिस्कस होंगे. बाय प्रोविजन फॉर टैक्स एड बैक हो जाएगा. और अगर आपने कोई इस साल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस हुआ है, कोई नेचुरल कैलामिटी हुई है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ है, abnormal लॉस हुआ है, और वो एक्सपेंसेस में आ रहा है, तो उसको ऐड बैक कर दो. क्यों, मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. ऐड बैक कर दो, तो लॉसेस एक्सपेंसेस ऐड बैक कर दो, टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, और माइनस कर दो. क्या माइनस कर दो, टैक्स पेड. टैक्स पेड माइनस कर दो. टैक्स पेड कौन सा माइनस कर दो, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में फाइनेंशियल ईयर की कहानी सुनाई थी कि करंट ईयर का प्रोविजन ऐड बैक हो जाता है, क्योंकि वो तो नेक्स्ट ईयर में पे होगा, तो उसने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया, अभी पैसे दिए नहीं होंगे, लेकिन जो पिछले साल का जो टैक्स था वो इस साल पे हुआ होगा, उसने मेरे कैश बैलेंस को रिड्यूस कर दिया होगा, लेकिन वो मेरे प्रॉफिट्स में आ नहीं रहा होगा. तो मुझे तो ये चाहिए, मेरे पास अभी कैश पड़ा कितना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, तो टैक्स पेड माइनस हो जाता है. टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड. नेट ऑफ रिफंड का मतलब होता है कि आपने टैक्स पे किया 50,000, 10,000 का रिफंड आया, तो नेट आउटफ्लो तो 40,000 ही हुआ. 50,000 आपने पेमेंट करी, 10,000 का रिफंड आया, तो -50 + 10 आप नेट करके दिखाते हैं यहाँ. तो ध्यान से देखेंगे, अगर आप नेट प्रॉफिट, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, उससे शुरू कर रहे हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एड प्रोविजन फॉर टैक्स, एड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, माइनस रिफंड ऑफ टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. यहाँ पे माइनस क्या हो रहा है, रिफंड ऑफ टैक्स. माइनस क्या हो रहा है, रिफंड ऑफ टैक्स. क्यों माइनस हो रहा है, क्यों हो रहा है रिफंड माइनस, क्योंकि मेरे प्रॉफिट्स में इंक्लूडेड होगा, क्योंकि मेरे वो नेट ऑफ रिफंड वाली जो बात है ना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगी, लास्ट में आएगी, फर्स्ट पार्ट में नहीं आएगी. जो पेमेंट ऑफ टैक्स वाला पोर्शन है ना, वो फर्स्ट पार्ट में नहीं आएगा. फर्स्ट पार्ट में सिर्फ क्या आएगा, जो आपने प्रोविजन क्रिएट किया था वो ऐड कर दो, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस थे वो ऐड कर दो, और अगर आपको कुछ रिफंड मिला है तो वो माइनस कर दो. करेक्ट, क्यों रिफंड माइनस कर दो, रिफंड मिला है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिटेड होगा, उसने आपकी इनकम तो बढ़ा दी, बट क्या वो कोई बिजनेस इनकम है, क्या वो बिजनेस इनकम है, नहीं. तो आप जानना चाहते हो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या था. तो एक तो रिफंड माइनस कर दो, और अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ था और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला था, वो भी माइनस कर दो. क्यों इंश्योरेंस क्लेम माइनस कर रहे हो, क्योंकि वो मेरे प्रॉफिट्स को तो बढ़ा रहा है, वो मेरी बिजनेस ऑपरेटिंग इनकम नहीं है. अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 आइटम्स आ रहे हैं, 2 ऐड वाले, 2 लेस वाले. ऐड वाले क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस ऐड होंगे, माइनस क्या होगा, रिफंड माइनस होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स माइनस होंगे. सिर्फ रिफंड का पोर्शन,
नहीं आया, वो अभी नहीं आया। पेमेंट ऑफ टैक्सेस का कोई रेलेवेंस अभी यहाँ पे नहीं, ऑपरेटिंग में ही आएगा बट लास्ट में आएगा, जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे होंगे ना तब आ जाएगा। तो वो तभी तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो लास्ट पोर्शन होता है ना वो होती है रेजिडुअल ट्रांजैक्शंस। गुड पॉइंट। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लास्ट सेगमेंट है ना, देखो मैंने अभी क्या बताया कि पहले हम निकालेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, पहले निकालेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर उसके बाद निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में आप एक्चुअल ऑपरेटिंग इनकम निकाल चुके हो, उसके बाद आपके रेजिडुअल ट्रांजैक्शंस ही आ रहे होते हैं, टैक्सेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, कि जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है वो यहाँ पे आ जाएंगे। सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं और मेरे कैश को अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो अगर नेट प्रॉफिट कौन सा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाला, तो ये 4 आइटम्स। बट मेजॉरिटी केसेस में क्या होगा, आपके पास होगा सरप्लस। आपके पास क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट, सरप्लस। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैलेंस शीट गिवन थी 2 साल की, तो करेंट ईयर बैलेंस माइनस प्रीवियस ईयर बैलेंस क्या होता है, एडिशन टू सरप्लस फॉर द करेंट ईयर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग बैलेंस एंड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। तो ये बैलेंस शीट का कंपैरिजन। स्टार्टिंग पॉइंट समझ आ गया। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है, सरप्लस दे रखा है 21-22 10 लाख, 19-20 8 लाख, तो डिफरेंस हो गया 2 लाख। तो करेंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस 2 लाख, वो पहला आइटम हो गया। उसके बाद ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, ऑल अप्रोप्रिएशंस, टैक्सेस एंड अप्रोप्रिएशन, टैक्सेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एंड अप्रोप्रिएशंस ऐड बैक कर देते हैं और माइनस करते हैं क्या, रिफंड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। ऐड बैक क्या कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड कर देंगे, ऐड क्या कर देंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस ऐड कर देंगे। तो वो तो जो थे वो तो करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा अप्रोप्रिएशंस लाइक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लाइक प्रपोज्ड डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड, तो ये अप्रोप्रिएशन होती है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और डिविडेंड की पेमेंट्स। ध्यान से देखेंगे, डिविडेंड ऐड होगा चाहे वो एनुअल हो या वो इंटरिम हो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड हो जाएंगे। ये दोनों तो सेम ही है ऊपर जैसे, तो 3 अप्रोप्रिएशंस नहीं आ गई और माइनस वही जो सेम ऊपर हो रहा था। अब एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। पहला आइटम सरप्लस, करंट ईयर बैलेंस माइनस प्रीवियस ईयर बैलेंस, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब ऐड हो रहा है, पहला आइटम ऐड हो रहा है आपका प्रपोज डिविडेंड। अब मैंने आपको प्रपोज डिविडेंड की कहानी सुनाई थी। प्रपोज डिविडेंड कभी कभी 2 गिवन होते हैं, एक करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का। जो प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का होता है वो तो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, वो तो कहीं आता ही नहीं है। जो प्रीवियस ईयर का होता है वो करंट ईयर की एजीएम में अप्रूव हो गया होगा, यस और नो। अगर जो करंट ईयर था आपका 21-22, तो 21-22 का जो डिविडेंड है वो 22-23 में जाके अप्रूव होगा, तो उसका करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है, ना तो आपने प्रोविजन क्रिएट किया होगा ना पेमेंट हुई होगी। लेकिन जो पिछले साल का डिविडेंड था वो करंट ईयर में अप्रूव हुआ होगा, अप्रूव तो हो गया, आपने उसके लिए प्रॉफिट में से एलोकेशन भी कर दी होगी, उसने आपके प्रॉफिट्स तो रिड्यूस कर दिए, बट क्या वो कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो प्रपोज डिविडेंड 2 सालों का गिवन होगा, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। करंट ईयर को कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, ऐड बैक कर रहे हैं। क्यों ऐड बैक कर रहे हैं, क्योंकि वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उसने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया बट ऑपरेटिंग इनकम को रिड्यूस नहीं करा होगा। तो ऐड बैक करो अगर ये कैलकुलेट करना चाहते हो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना आया। कोई डाउट। इंटरिम डिविडेंड सेम लॉजिक, इंटरिम डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। फर्क क्या है कि प्रपोज डिविडेंड में ध्यान देना कि करंट ईयर प्रीवियस ईयर की कहानी होती है, इंटरिम डिविडेंड में एक ही वैल्यू होती है, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड इन द सेम ईयर ड्यू टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स। तो इंटरिम डिविडेंड जब डिक्लेयर, कोई भी डिविडेंड बिना एलोकेशन के पे नहीं हो सकता, तो पहले आप प्रॉफिट्स में से सेट असाइड, क्योंकि डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स,
तो प्रॉफिट्स में से ही उसकी एलोकेशन होती है, तो मेरे प्रॉफिट्स को रिड्यूस करता है, तो मेरे प्रॉफिट्स को रिड्यूस तो कर दिया, बट क्या इंटरिम डिविडेंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है? नहीं। तो मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी है, तो ऑपरेटिंग में एड बैक करते हैं, फाइनेंसिंग में माइनस करके दिखाएंगे एज एन आउटफ्लो दोनों डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर और इंटरिम डिविडेंड। तो डिविडेंड क्यों एड बैक हो रहा है समझ आ गया? इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व तो एक नॉन कैश इंटरनल ट्रांसफर है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कि अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग तो है ही है, नॉन कैश भी होता है, उसमें कैश मूवमेंट थोड़ी ना हो रही है, इसने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया बट कोई पेमेंट थोड़ी ना हुई है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड क्यों हुआ? कि मैंने पीबीटी माइनस टैक्स पीएटी, तो इसने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया, बट जो आपने प्रोविजन क्रिएट किया है करंट ईयर में, क्या उसके पेमेंट करंट ईयर में होगी? उसकी पेमेंट तो नेक्स्ट ईयर में होगी, यस और नो? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस एड बैक क्यों हो रहे हैं? उसने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया बट इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। रिफंड माइनस क्यों हो रहा है? उसने मेरे प्रॉफिट्स को तो बढ़ा दिया बट इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग इनकम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स इंश्योरेंस क्लेम माइनस तो हो रहा है, मतलब उसने मेरे प्रॉफिट्स को तो बढ़ा दिया बट इट इज नॉट अ बिजनेस इनकम, इसीलिए माइनस हो रहा है। एक एक आइटम रीजन के साथ पता होना चाहिए कि क्यों ऐड हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है, तब जाके वो आपको आइटम याद रहेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि वो ऐड हो रहा है या लेस हो रहा है। लॉजिक पता होगा तो अगर बाई चांस भूल भी जाओ तो भी कुछ कर रहे होगे तो समझ पाओगे कि सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। लॉजिक पता होना बहुत जरूरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बिना लॉजिक के मत करना, बहुत बड़ी गलती करोगे। बिना लॉजिक के करोगे ना, जितनी बार करोगे उतनी बार याद करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ याद ही नहीं रहेगा, इतनी लंबी कहानी है। लॉजिक के साथ चलोगे तो धीरे धीरे कहानी और स्ट्रांग होती जाएगी, फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम और स्ट्रांग, थर्ड टाइम और स्ट्रांग। तो बट मैं कह रहा हूं अभी तो मेरे लिए बस क्या एग्जिस्ट करता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकालते, तो मैंने तो इसी की डिटेल, ऑल्दो दिस इज 5% ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट मैं कह रहा हूं लेट्स नॉट केयर अबाउट द रिमेनिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द मोमेंट, ठीक है ना? अभी लेट्स जस्ट फोकस्ड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अगेन पहले तो ये बता ही चुका आपको, working note of this net profit before tax and extraordinary items, it may be given inside the cash flow statement, it may be given outside the cash flow statement as a working note. Advisable होता है बाहर दिखाना, but it may be given in the format also. कोई doubt? तो डिविडेंड की कहानियां मैं आपको बता चुका हूं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इट इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। स्टेटिंग इट डिफरेंटली, इंटरिम डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स, तो मतलब इसमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, तो एजीएम की वेट करने की जरूरत नहीं होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर कर सकते हैं। इट इज नॉट पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर सिंस द रेट ऑफ डिविडेंड, तो इंटरिम डिविडेंड सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। और जो एनुअल डिविडेंड है वो एजीएम में अप्रूव होता है, तो इसीलिए एजीएम की वेट करनी होती है। इंटरिम डिविडेंड इज declared and approved by the board of directors, so same within 7 days it is paid, within 7 days of declaration. On the other hand, proposed final dividend, it is proposed by the company at the end of the year and is approved by the shareholders. It is termed as proposed or final dividend. Proposed is it can be given on both equity and preference shares and are paid after it is declared. जब तक वो अप्रूवल आएगा नहीं, पेमेंट नहीं हो सकती in their AGM. AGM for the year is held after the end of the financial year. अभी समझ आया कि लास्ट टाइम में मैंने जो आपको कहानी सुनाई फाइनेंशियल ईयर की, इंपॉर्टेंट है वो कहानी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कहानी। AS4 revised contingencies and events occurring after the balance sheet date prescribes that proposed dividend is not to be accounted for in the books unless it is declared. तो जो आपने सिर्फ प्रपोज किया है करंट ईयर का, तो प्रपोज्ड है, अभी एजीएम तो आई नहीं, तो वो करंट कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी, इट शुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स। जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड था वो करंट ईयर में अप्रूव हो गया होगा, वो करंट ईयर की लायबिलिटी होगी और आपको पे करना होगा।
डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस इन सरप्लस, ठीक है जी, इन द ईयर इट इज डिक्लेयर्ड और अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। तो प्रॉफिट मेरे रिड्यूस कब होंगे? जब एक्चुअल उसका अप्रूवल आ चुका है, डिक्लेरेशन आ चुकी है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होता है ना 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उतना वो डिविडेंड कैरी करते हैं। Dividend is paid on paid up share capital. It is paid on preference shares. If dividend is paid on equity shares. अगर इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दे रहे हैं तो प्रेफरेंस को तो देंगे ही देंगे। अगर इक्विटी को डिविडेंड दे रहे हैं तो प्रेफरेंस को तो देंगे ही देंगे। एनुअल डिविडेंड की बात हो रही है, ठीक है ना? ठीक ठीक, सारे डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो प्रेफरेंस दी जाएगी ना, वो आएगा न्यूमेरिकली आ जाएगा। ये पॉइंट यूज होता है कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हो तो प्रेफरेंस को तो दिया ही होगा, क्योंकि इक्विटी वालों को तो लास्ट में दिया जाता है। पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, द अमाउंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड as have been declared by the shareholders is transferred to a separate bank account within 5 days of declaration and is paid within 30 days of being declared. Basically जो पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड होगा वो करंट ईयर के एजीएम में अप्रूव हो गया होगा, तो 5 दिन के अंदर अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए और उसकी जो मतलब प्रोविजन क्रिएट हो जाना चाहिए, उसकी जो पेमेंट है, एनुअल डिविडेंड की बात हो रही है, वो 30 डेज के अंदर अंदर पे हो जाएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन, कोई काम की बात नहीं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको ऑलरेडी सारे बता चुका हूं, रेपिटेशन। why do we add interim dividend? Interim dividend is declared by the board. It is added to determine net profit before tax and extraordinary items because it is a financing activity and payment thereof is shown as an outflow under financing activity. तो मतलब बेसिकली वो आपका जो प्रॉफिट आपके सामने है वो तो नेट रिजल्ट है, सब कुछ देने के बाद मुझे चाहिए सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना आया। तो अगर कुछ फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस है तो उनको ऐड बैक कर दो, तो यहाँ ऐड बैक कर दो, उनको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाना। तो क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा इंटरिम डिविडेंड टू द करंट ईयर्स प्रॉफिट, तो ऊपर ऐड हुआ था, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इट विल बी शोन एज एन आउटफ्लो। तो अभी तो हम ऑपरेटिंग बना रहे हैं, बट स्टिल एक ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि इंटरिम डिविडेंड यहाँ ऐड ही क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फिर दिखाएंगे ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और वो पेमेंट पैसे जा रहे हैं, इट विल बी शोन एज एन आउटफ्लो। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में इनफ्लोज और आउटफ्लोज के टर्म्स में बात होती है। ऑपरेटिंग में इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होता है, इनफ्लो आउटफ्लो के टर्म में बात नहीं होती, वो सिर्फ लास्ट में होगी ऑपरेटिंग में जब रेजिडुअल ट्रांजैक्शन दिखा रहे होंगे। ओके, ऐड और लेस होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इनफ्लो आउटफ्लो के टर्म में बात नहीं होती, और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में इनफ्लोज और आउटफ्लोज के टर्म में बात होगी। इंटरिम डिविडेंड क्यों ऐड हुआ, समझ आ गया? बंद कर दूं? प्रपोज्ड और फाइनल डिविडेंड, अब यार इसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। 2 प्रपोज्ड डिविडेंड होंगे, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। करंट ईयर को कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग के फर्स्ट पार्ट में ऐड होगा बिकॉज इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग में एज एन आउटफ्लो दिखा दिया जाएगा क्योंकि जो पैसे जा तो रही हैं बट एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मुझे दोबारा कहानी सुनाने की जरूरत तो नहीं है, हो चुकी है, हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड, इसकी बात करते हैं हम सीधा। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो है ना, एक प्रीवियस ईयर एक करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का इट विल बी एडेड टू डिडक्ट, जो ऊपर ऐड हुआ है वो क्या हुआ है, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर इट विल बी डिडक्टेड आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। आउटफ्लो कहां पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और जो तो बात रही प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द करंट ईयर की, उसका क्या है, नो इफेक्ट विल बी गिवन टू। तो प्रपोज्ड डिविडेंड करंट ईयर कंप्लीटली इग्नोर्ड, प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग में फर्स्ट पार्ट में ऐड हो जाएगा टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और फाइनेंसिंग में एज एन आउटफ्लो दिखाया जाएगा। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, it is presumed that dividend proposed of the previous year has been declared at the AGM in the current year at the proposed amount and also has been paid during the current year. अब हमारे सामने तो proposed dividend के 2 फिगर्स हैं, हमें तो नहीं बता रहे कि वो AGM के उन्होंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो शेयर करे नहीं कि हुआ क्या,
तो हम अज्यूम करते हैं कि जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड था वो करंट ईयर में अप्रूव हो गया होगा और जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर अप्रूव हो जाएगा। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्या टेम्परेचर? ठीक है, तो क्यों ऐड हुआ इंटरिम डिविडेंड? अच्छे से क्लियर, बिकॉज इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐड बैक करो, यहाँ पे फाइनेंसिंग में दिखाएंगे क्यों ऐड हुआ प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का और क्यों कुछ नहीं करते करंट ईयर का। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू कोई भी रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड या ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आप रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके प्रॉफिट्स तो रिड्यूस हो रहे हैं, बट ये कहीं पैसे जा रहे हैं क्या कहीं? ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस to other reserves is added to net profit because it is just an appropriation, transfer out of profits. It is not an expense. For example, increase in general reserve, कि आपका पहले था जनरल रिजर्व 50,000, अब हो गया 75,000, तो आपने कुछ ट्रांसफर करा होगा जनरल रिजर्व में, तो 25,000 आपने ट्रांसफर करे हैं, तो आपके प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया, वो कोई खर्चा नहीं था, तो एक्चुअली आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, तो ऐड बैक कर दो। कोई डाउट? It is added to the net profit to determine the net profit before tax and extraordinary items. It should be kept in mind that this adjustment is made when net profit is determined from the balances in the balance sheet. मतलब अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्टिंग पॉइंट था तो अप्रोप्रिएशन हुई नहीं ना। अगर आप बैलेंस शीट के सरप्लस से क्वेश्चन कर रहे हो तब ये सब करना है। उन्होंने बताया ना कि दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाला तो सिर्फ यही आइटम्स होंगे, क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऐड होगा, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन माइनस होगा। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ही, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन अगर आप सरप्लस से कर रहे हो जो बैलेंस शीट के उससे है, तो फिर अप्रोप्रिएशंस भी आएंगे, तो डिविडेंड भी आएगा, प्रपोज भी होगा, इंटरिम भी होगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी होगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्यों ऐड हुआ समझ आ गया? प्रोविजन फॉर टैक्स 50 बार ही कर चुके हैं, कोई बात नहीं, 51 इज अ लकी नंबर। प्रोविजन फॉर टैक्स, आपने प्रोविजन तो क्रिएट किया, करंट ईयर का प्रॉफिट रिड्यूस हुए, पेमेंट नहीं हुई है अभी, पेमेंट तो नेक्स्ट ईयर होगी ना, इसीलिए ऐड बैक कर दो। इट इज अ प्रोविजन फॉर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स like provision for expenses is added to the net profit because it is not a payment of tax and there is no outflow of cash, non cash expense। अभी पैसे थोड़े ना दिए हम। अब वेरी इंपॉर्टेंट बता चुका हूं लेकिन पहले भी, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर प्रीवियस ईयर। अब जब करंट ईयर का प्रोविजन ऐड बैक हो रहा है क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर पे होगा, तो जो पिछले साल प्रोविजन क्रिएट किया होगा वो करंट ईयर पे होगा कि नहीं होगा? तो जो मैंने ऊपर गलती से टैक्स पेड माइनस करके दिखा दिया था वो इसकी बात कर रहा था, होगा माइनस, फर्स्ट पार्ट में नहीं होगा। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आएगी टैक्स पेमेंट, बट लास्ट में जब हम निकाल रहे होंगे ना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तब आएगा। कह रहे जो प्रीवियस ईयर का टैक्स है, टैक्स पेड इज डिडक्टेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो मैंने बताया था ना कि यहाँ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से जब हम इस पे जा रहे होंगे, रेजिडुअल ट्रांजैक्शन यहाँ पे आते हैं, तब उसकी पेमेंट दिखाएंगे, किसकी? प्रीवियस ईयर के टैक्स की। इन केस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ठीक है, अगर तो दोनों दे रखे हैं प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर आपको दो बैलेंसेस दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रीवियस ईयर, तो बताया ना कि अगर दो बैलेंसेस हैं तो जो करंट ईयर का है वो ऐड बैक कर दो, नेक्स्ट ईयर पे होगा, और जो प्रीवियस ईयर का है वो नीचे पे ऑफ हो जाएगा। अदरवाइज इसमें एडजस्टमेंट्स भी हो सकती हैं कि आपको 2 साल के बैलेंस दे रखे हैं और नीचे वर्किंग नोट में दे रखा है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज दिस मच, तो अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है तो फिर तो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते ना कि जो पिछले साल का प्रोविजन था वो पे हो गया होगा, क्या पता कुछ और अमाउंट पे हुआ हो, एक्सेस पे हुआ या कम पे हुआ, कुछ भी हो सकता है ना। अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आ गई तो हम टैक्स का अकाउंट बनाएंगे, वो बड़ी छोटी सी और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो एक एडजस्टमेंट है। अभी हमने सिर्फ क्या सुना कि अगर हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर दे रखा हो तो उसको ऐड बैक करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रीवियस ईयर दे रखा हो तो उसको ऑपरेटिंग में लास्ट में जाके माइनस करेंगे, अभी लास्ट में पहुंचे नहीं है। लेकिन उसके मल्टीपल केसेस हो सकते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के, कि उसमें एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं कि टैक्स पेड का अलग अमाउंट दे रखा है,
कोई सिंगल अमाउंट दे रखा है, तो वो मल्टीपल केसेस हैं, तो उस पर तो मैं आपको पूरे लिखवाऊंगा कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के मल्टीपल केसेस क्या हो सकते हैं। अभी लेट्स कीप इट सिंपल, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर ऊपर एड बैक हो जाएगा बिकॉज उसने मेरे प्रॉफिट्स तो रिड्यूस करे, पेमेंट अभी नहीं हुई है। प्रीवियस ईयर अज्यूमिंग कि प्रीवियस ईयर का पूरा माइनस हो गया है, तो विदाउट एडजस्टमेंट अभी बात हो रही है। ओके, ये तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड, तो मैं बना के दिखाऊंगा ना वो मल्टीपल केसेस के साथ कि अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है तो। टैक्सेस ऑन इनकम एंड रिफंड ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड इज शोन एज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेपरेटली, वो लास्ट में जो नेट ऑफ रिफंड में गलती से यहाँ पे इसको रीड करके गलती से वहां बोल दिया था, फर्स्ट पार्ट में नहीं आएगा पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में जब क्या आएगा प्रोविजन एड बैक होगा और रिफंड माइनस होगा, पेमेंट आएगा लास्ट। हाउएवर इनकम टैक्स पेड इज रिलेटिंग टू इफ इनकम टैक्स पेड इज रिलेटिंग टू फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने आपको बताया था कि टैक्स 3 टाइप के हो सकते हैं, नॉर्मल सिर्फ टैक्स लिखा है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही होता है, अदरवाइज कैपिटल गेन टैक्स हो सकता है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का होता है, डिविडेंड टैक्स हो सकता है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का होता है, तो कोई भी टैक्स हो सकता है, तो वो क्वेश्चन बताएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस भी हो सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स भी हो सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस एड बैक होते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स माइनस होते हैं, बता चुका हूं सारी कहानी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स शोन एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर एडेड, बट टुवर्ड्स द एंड वो आएगा, टुवर्ड्स द एंड, वो इस पार्ट की बात कर रहा है, मैं इसमें मर्ज ही नहीं करना चाहता, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो इसको मैं क्लोज करना चाहूंगा बार बार लिख के। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका सरप्लस, डिफरेंस इन करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें क्या ऐड होगा, इसमें ऐड होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कौन सा, करंट ईयर। ऐड होगा, क्या ऐड होगा, प्रपोज डिविडेंड, कौन सा, प्रीवियस ईयर। ऐड होगा, क्या ऐड होगा, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड क्या है, इंटरिम डिविडेंड, इसमें करंट ईयर प्रीवियस ईयर एक ही वैल्यू होती है। फिर ऐड होगा, क्या ऐड होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, और लास्ट चीज ऐड होगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस ही हुए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ही हुए, लाइक लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, लेस, क्या लेस, रिफंड ऑफ टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स credited, extraordinary items credited to statement of profit and loss, extraordinary items debited, example loss due to a natural calamity, तो जो लॉसेस दे रखेंगे वो एड बैक हो जाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड, एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम्स, ये जो आपको पैसे मिले उसकी बात हो रही है। कोई भी डाउट, सर इतने का लॉस हुआ, इतना क्लेम, कोई लेना देना नहीं है, लॉस ऊपर, गेन, क्लेम नीचे, दो अलग चीजें, दो अलग आइटम्स हैं, दो अलग अमाउंट्स हैं। तो अभी हमने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना सीखा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो आपको अगर रियलिटी चेक लेना है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये है,
यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ तक जा रही है। अभी हमने ना ये सीखा है बस कि जो पहली लाइन का अमाउंट है ना, ये कैसे निकलेगा, ये सीखा है हमने बस अभी, कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकालेंगे। बस इतना और है, ठीक है बेटा। सो डोंट टेक कैश फ्लो स्टेटमेंट लाइटली, इट इज नॉट डिफिकल्ट। ये तो आपके सामने है, ये कोई मुश्किल थोड़ी ना है, बट ध्यान रखने वाली चीज है, ध्यान रखने वाली चीज है। अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा ना, साथ 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 साथ। आराम से करोगे तो हो पाएगा, जल्दी में तो कभी कैश फ्लो हो ही। कितने में था, मैंने आपको क्या बोला था, मत करो कैश फ्लो, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 दिन बचे हैं, कोई फायदा नहीं है। आप सीख भी लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हमें 20 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे अंडरस्टैंड करके, फिर क्वेश्चन करने की कैपेसिटी आपकी हो चुकी होगी 20 दिन के अंदर अंदर। ये 20 दिन का चैप्टर है, 4 दिन का नहीं। ओके।